नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AKTG के फैक्ट में। तो आइए आज हम देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो आने वाले आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की ये क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, विलियम बेंटिंक या फिर रॉबर्ट क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्स? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है दोस्तों। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें कैनिंग हो जाएगा। अंतिम पूछा गया। और इसी को अगर पूछते हैं भारत का वायसराय या पहला भारत का वायसराय, तो कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और अगर अब पूछता है इसमें बंगाल का पहला गवर्नर, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और अगर पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर एक राइट है। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल जो है कैनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? कैनिंग या फिर डुप्ले या फिर कॉर्नवालिस या फिर रिपन? तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा, कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्हीं के द्वारा जमींदारी प्रथा की स्थापना की गई थी, यानी स्थायी बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। और ये जो है सिविल सर्विस की स्थापना जो है ली कमीशन के तहत की गई थी। ठीक है। कैनिंग आपको बता चुके हैं, 1857 की क्रांति इन्हीं के समय पर हुई थी। ठीक है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर, सहायक संधि का जन्मदाता इसे ही माना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस अंग्रेज ने लागू किया था? हॉट मैकेंजी, कर्नल रीड, कॉर्नवालिस, हेक्टर मुनरो? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो। इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके। कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो दोनों ने लागू की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। अब हॉट मैकेंजी इसमें दिया गया है, तो हॉट मैकेंजी ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी दोस्तों? महलवाड़ी व्यवस्था। हॉट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। और कॉर्नवालिस आपको बता चुके हैं, सिविल सर्विस का जनक, जमींदारी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्त, ली कमीशन, पुलिस का जनक, इसी को माना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, 13 अप्रैल 1919, 22 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925? देखिए दोस्तों, आजकल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछने का क्रेज बहुत ही ज़्यादा है। डेट पूछता है, एक्चुअल डेट, और उसमें सेम एक ही मंथ की दे देगा, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी दोस्तों? 9 अगस्त 1925। चौथा ऑप्शन आपका 4 वाला राइट हो जाएगा, 9 अगस्त 1925। ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 4 फरवरी 1922। ये भी इम्पॉर्टेंट डेट दी गई हुई है दोस्तों। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? गोरखपुर में चौरा चौरी घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। इसमें कुछ आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगाती थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जल गए थे। अंग्रेज पुलिसकर्मी जो थे उसमें थाने के अंदर ही जल गए थे। ठीक है। बहुत ही निंदनीय घटना थी ये, और उस टाइम के लिए कुछ सही भी था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? ज्योतिबा फुले, वैलेंटाइन सिरोल, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद? तो भारतीय उपद्रव का पिता पूछता है तो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। ठीक है। किसने कहा था अगर पूछता है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय उपद्रव का पिता। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ये शख्सियत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है। तो देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस।
और इन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका में हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, 1893 में शिकागो। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी को हुआ था। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस लौह संयंत्र की स्थापना हुई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा या फिर बोकारो? तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूछता है तो इसमें ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा आपका, बोकारो। बोकारो की स्थापना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना जो है झारखंड में हुई थी, रूस की सहायता से। ठीक है, रूस की सहायता से झारखंड में हुई थी। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों ये जो है तीनों लौह संयंत्र जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत की गया था, मतलब इनका स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, और ये बोकारो जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, अगर पहली पंचवर्षीय योजना पूछता है तो कृषि पर आधारित थी, दूसरी जो है उद्योग पर आधारित थी, और तीसरी जो है कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। रेलवे लाइन का विस्तार सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? डलहौजी, कर्जन, मार्ले मिंटो या फिर लिटन? तो इसमें ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा, कर्जन। कर्जन के समय रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार जो है हुआ था। ठीक है, डलहौजी के टाइम पर रेल की स्थापना, रेलवे लाइन का विस्तार सर्वप्रथम किया गया था 1853 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि पहली बार जो है ट्रेन चली थी डलहौजी के समय में। ठीक है, मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और लिटन को वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लिए जाना जाता है, और शस्त्र अधिनियम इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले या प्रेम बिहारी नारायण या फिर एनी बेसेंट? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, याद रखिएगा दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। प्रेम बिहारी नारायण, इनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया स्ट्रगल, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। किस साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जैन साहित्य, या फिर बौद्ध साहित्य को, या फिर तमिल साहित्य को, या इनमें से कोई नहीं। तो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है तमिल साहित्य को दोस्तों। तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अगर पूछता है जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, तो जैन को जानते हैं आगम के नाम से। ठीक है, आगम के नाम से, जैन साहित्य आगम के नाम से। ठीक है, बौद्ध पूछता है तो त्रिपिटक के नाम से। ठीक है, त्रिपिटक के नाम से। और बौद्ध की भाषा कौन सी दोस्तों? बौद्ध की भाषा कौन सी थी? पाली थी। और ये जैन धर्म की कौन सी थी? प्राकृत हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए अपने। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।